Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. This is my third video on FYJC Centralized Online Admission Process 2020-21. ओके मेरे सेकेंड वीडियो के अंदर मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि जो हम लोग सेकेंड स्टेज करने जा रहे हैं एडमिशन फॉर्म पार्ट 1 का, उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने पड़ेंगे। उसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लग सकते हैं। तो आई होप कि आपने वो मेरा वीडियो देखा होगा और उसके हिसाब से आपने तैयारी भी करके रखी होगी। तो अभी अगर वो तैयारी आपकी हो चुकी होगी तो आपका ये जो सेकेंड स्टेप है एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट 1 का, वो आपका फटाफट हो जाएगा। ओके, करना क्या है, हम लोग को सेम वेबसाइट पे जाना है। ये वेबसाइट मेरे पहले 2 वीडियो के अंदर भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। अभी वापस से ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये लिंक है, तो आपको उसके ऊपर जाना है। फिर मैंने आपको पहले भी बताया था कि 6 रीजन्स है, उसमें से आप कौन से रीजन से बिलोंग करते हो, आपका स्कूल कौन से रीजन से है, वो आपको सिलेक्ट करना है। सो मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक, औरंगाबाद, अमरावती, 6 में से कौन सा रीजन आपके स्कूल बिलोंग करता है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो जैसे मेरा मुंबई बिलोंग करता है तो मैंने मुंबई क्लिक किया। फिर ये स्क्रीन आता है। ये स्क्रीन पे मैंने ऑलरेडी आप लोगों को मेरे सेकंड वीडियो में बताया था कि अगर सपोज आपको किसी भी कॉलेज की इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसकी डिटेल यहाँ पे दिए हुए हैं। आपको गाइडेंस सेंटर मतलब क्या कि सपोज आप किसी महाराष्ट्र के बाहर से आए हो, ओके, तो आपको गाइडेंस सेंटर की जरूरत पड़ती है। वो आपके डॉक्यूमेंट को वगैरह वेरीफाई करते हैं। सो गाइडेंस सेंटर वगैरह की डिटेल्स वहाँ पे दिए, जो भी आपका नियर बाय रहेगा उसके पास आप जाके आपके डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई कर सकते हो। जा सकते हो मतलब कि उनको कॉल करो आप, वो क्या बोल रहे हैं वो आपको फिर देखना पड़ेगा और उसके हिसाब से उनको अप्रोच करना पड़ेगा। वो आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेंगे और कंफर्म करेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट सही है करके, तो आपका एडमिशन जो है वो आगे का प्रोसीजर आपका शुरू हो जाएगा। फिर नो योर एलिजिबिलिटी, कि आप लोग जो भी कोर्स लेना चाहते हो उसके लिए आप एलिजिबल हो कि नहीं, उसके लिए ये ऑप्शन के अंदर आप जा सकते हो। और ये नया ऑप्शन यहाँ पे ऐड किया हुआ है कि कट ऑफ दिए हुए। कट ऑफ मतलब कि लास्ट ईयर के कितने कट ऑफ्स थे। ओके, सो आज हम लोग को जो 1 तारीख से शुरू हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट 1 का, उसके बारे में हम लोग को स्टार्ट करना है। तो ये स्क्रीन पे आने के बाद में आपको यहाँ पे लॉगिन डिटेल दिया। आपने ऑलरेडी आपका लॉगिन आईडी या पासवर्ड, ये एप्लीकेशन या रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह आपको मिल गया था, वो आपको सबने कहीं ना कहीं पे नोट डाउन करके रखा होगा। ओके, तो लॉगिन आईडी यहाँ पे आप लिख दो। नीचे पासवर्ड आपने क्रिएट किया था वो पासवर्ड डाल दो। ये डाल दिया मैंने। लॉगिन करो। देखो एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट 1 इनकम्प्लीट दिख रहा है। यही हम लोग को कंप्लीट करना है। आपका ये डिटेल एक बार चेक कर लेना कि आपका ही है ना। अभी एक एक चीज हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको ये चीजें दिख रही है, कितनी है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 6 स्टेप्स आपको आज फॉलो करने हैं। तो आपका पार्ट 1 जो है एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट 1 वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो मैं पहले से स्टार्ट करता हूँ। रजिस्ट्रेशन डिटेल, ये ऑलरेडी आपने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन किया था, सब ये डिटेल भरी थी आपने। एक बार सिर्फ आपको ग्लांस करना है, उसको देखना है एक बार। सो मैंने सिलेक्ट किया था विद इन MMR एरिया। आपने अगर दूसरा कुछ किया होगा, आप जो भी एरिया से बिलोंग करते हैं, पूना वगैरह, अमरावती वगैरह, तो उसके हिसाब से वो आपको दिखाई देगा। आपका एप्लीकेशन स्टेटस क्या था वो भी आपने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में भरा था। आपका बोर्ड कौन सा था, सीट नंबर डाला था, तो आपने कब पास किया एग्जाम, उसका ईयर और मंथ आ गया। फिर आपका नाम यहाँ पे प्रॉपर आ गया पूरा। सेव एंड नेक्स्ट कर दो। फिर अगर ये डिटेल सही है तो सेव एंड नेक्स्ट। ओके, रजिस्ट्रेशन डिटेल हो गया। फिर पर्सनल डिटेल पूछा है ना। पर्सनल डिटेल में भी आपको कुछ यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिकली आ रहा है, बिकॉज आपने ऑलरेडी ये सब चीजें क्या की है, आपके स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के टाइम पे भर दिया है। सो नाम आपका यहाँ पे दिखाई देगा, एक बार देख लेना बराबर है कि नहीं। मम्मी का नाम यहाँ पे आएगा, वो आएगा बराबर, देखो जरा एक बार। जेंडर क्या है, डेट ऑफ बर्थ, फिर आधार नंबर वगैरह आपका सही आ रहा है कि नहीं। फिर बाद में आपका स्कूल जहाँ से आपने 10th किया था वो बराबर है कि नहीं। स्कूल का इंडेक्स नंबर वगैरह आपको एक बार चेक करना पड़ेगा। यूडाइस नंबर वगैरह आपको चेक करना पड़ेगा। ये नंबर आपको ये स्कूल के पास से मिल सकता है। आप स्कूल में वगैरह फोन करके उनको पूछ सकते हैं, या स्कूल का कोई डॉक्यूमेंट आपका होगा, रिजल्ट वगैरह, तो उसके ऊपर एक बार चेक करना है। ये नंबर्स वगैरह वहाँ पे आपको मिल सकते हैं। ओके, नहीं है तो स्कूल को थोड़ा कांटेक्ट करके उनके पास से नंबर ले लो, वो लोग मुझे ऑनलाइन एडमिशन लेना है तो उसके लिए मुझे वो नंबर चाहिए, और वो लोग दे देंगे बिकॉज उनको पता है ये सब चीजें। ओके, सो ये सब डिटेल होने के बाद में कंफर्म, तो आप सेव एंड नेक्स्ट कर दो। फिर आया आपका एड्रेस डिटेल, तीसरा वाला देखो। एड्रेस डिटेल में आपको प्रॉपर एड्रेस देना है आपका।
आपका घर का नंबर कितना है, आपके घर का बिल्डिंग का नाम क्या है, आपके जो चौल है उसका नाम क्या है, कौन सा स्ट्रीट है, ओके। वो सब चीजें आपको प्रॉपरली यहाँ पे लिखनी है। पिन कोड नंबर जो भी है आपका सही पिन कोड नंबर लिखना है। पिन कोड नंबर अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेट कौन सा है वो आपको सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना है, फिर तहसील, तालुका वगैरह या सिटी वगैरह आपको वो सिलेक्ट करना है। आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे ऑलरेडी आ जाएगा जो आपने ऑलरेडी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के टाइम पे भर दिया था, दोनों भी आ जाएंगे, ओके। ऑल्टरनेटिव नंबर और आपका मेन नंबर। लैंडलाइन नंबर होगा तो लिखो, नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो जो स्टार मार्क नहीं किए ना वो क्वेश्चन नहीं भरोगे तो भी चलेगा, बट जो स्टार किए वो आपको कंपलसरी भरने पड़ेंगे। आपका ईमेल आईडी जो आपने डाला था रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, वो आया है होगा यहाँ पे, सब एकदम डिटेल एकदम प्रॉपर हो गई। 7 नेक्स्ट पर। फिर है कैटेगरी एंड रिजर्वेशन डिटेल। नाउ कैटेगरी एंड रिजर्वेशन डिटेल मैंने आपको बताया था, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह रेडी करके रखो अगर आपके पास रहेगा तो। नहीं होगा तो बाद में आप उसको अपलोड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 महीने आपको मिलेंगे, ओके। 3 महीने के बाद में 3 महीने के अंदर फिर बाद में आप उसको, आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है या आप निकलवा नहीं सकते हो, ओके, या कुछ डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है जिससे आपको कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता है, तो फिर आप जनरल ओपन के लिए जा सकते हो। फिलहाल तो मेरा एससी है तो मैं एससी सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ, ओके। नाउ दूसरा, डू यू हैव कास्ट सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। आपके पास कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने दिया हुआ कास्ट सर्टिफिकेट है क्या आपके पास, तो होगा तो यस लिखो, नहीं होगा तो मत लिखो। सपोज यहाँ पे आप सिलेक्ट करते हो कि आप शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हो बट आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो नो कर दो वहां पे, पर सिलेक्ट करते समय यहाँ पे आप वो कास्ट को सिलेक्ट करके रख देना, ओके। या स्कूल ने अगर आपके एडमिशन के टाइम पे किया होगा तो वो ऑटोमेटिकली वहां पे आ जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो ये नो कर देना, होगा तो यस कर देना। बाद में फिर आपको वो 3 महीने के बाद में कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा अगर आप ये कास्ट यस करते हो तो। कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अगर आपको उसके लिए टाइम मिलेगा। जो जो चीजें यहाँ पे सर्टिफिकेट के लिए आप यस करते हो यहाँ पे ये सब सर्टिफिकेट आपको आगे है, वहां पे आपको अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर वो सब अपलोड करने पड़ेंगे। अभी नहीं तो बाद में, अभी कंपल्शन नहीं है। अभी आप लोग क्या कर सकते हो, एक अंडरटेकिंग फॉर्म वगैरह है जो आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा, वो अंडरटेकिंग फॉर्म के ऊपर आप क्या कर सकते हो, सब वो पूरा हाथ से लिख सकते हैं या उसका प्रिंट आउट अगर लेने पॉसिबल होगा तो प्रिंट आउट ले लो और उसके अंदर आप मेंशन करोगे कि ये डॉक्यूमेंट अभी नहीं है पर बाद में मैं लाके दूंगा, उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। तो मैंने यहाँ पे कास्ट सिलेक्ट किया, सर्टिफिकेट यस है तो यस, नहीं तो नो। फिर बाद में सर्टिफिकेट अगर है तो किसने इशू किया है सर्टिफिकेट आपको, तो वो स्टेट का नाम आपको लिखना है। यहाँ पे सब लिस्ट आ जाएगा ड्रॉप डाउन में, वो आप सिलेक्ट करोगे। फिर सर्टिफिकेट कौन से डिस्ट्रिक्ट का है ना, यहाँ पे एक और चीज मुझे आप लोगों को बताना है। सपोज अगर आपने दूसरा कुछ सिलेक्ट किया महाराष्ट्र के अलावा, महाराष्ट्र में आप एडमिशन ले रहे हो, महाराष्ट्र के अलावा अगर कुछ कर रहे हो तो देखो यहाँ पे एक रेड मैसेज आ रहा है, कास्ट सर्टिफिकेट issued out of Maharashtra is not eligible for reservation benefit in the state of Maharashtra. Hence your category for the admission will be considered as general. इसका मतलब क्या है कि महाराष्ट्र के अंदर आप ये कास्ट सर्टिफिकेट अगर होगा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का इशू किया होगा तो ही उसको महाराष्ट्र में रिजर्वेशन में कंसिडर किया जाता है। आपका दिल्ली से बिलोंग कर रहे का कास्ट सर्टिफिकेट है या दूसरे किसी स्टेट का अगर कास्ट सर्टिफिकेट है तो महाराष्ट्र में वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, आपको रिजर्वेशन के बेनिफिट्स नहीं दिए जाएंगे, आपको जनरल या ओपन कैटेगरी में ही कंसिडर किया जाएगा। अभी यहाँ पे डरने की कोई जरूरत नहीं है, कास्ट सर्टिफिकेट सिर्फ आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट होता है, उसमें कुछ सीट्स होते हैं तो उसके लिए उसका एप्लीकेबल होता है। एडमिशन कहीं पे भी आपका रुकने वाला नहीं है, आपको एडमिशन मिलेगा ओपन कैटेगरी के अंदर। सो उसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है कि आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो अभी कैसे होगा करके। कास्ट सर्टिफिकेट का एडमिशन से कुछ भी ऐसा नहीं है कि कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो एडमिशन नहीं मिलेगा, यू विल गेट द एडमिशन। ओनली थिंग इज कि आपको वो जनरल कैटेगरी के अंदर आ जाता है आपका एडमिशन, ओके। तो मेरा है महाराष्ट्र का, तो मैं यहाँ पे महाराष्ट्र सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो देखो मेरे को कुछ मैसेज नहीं आ रहा है। फिर महाराष्ट्र की कौन सा, अगर सपोज महाराष्ट्र का आपका कास्ट सर्टिफिकेट है तो महाराष्ट्र का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है तो वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे वो सिलेक्ट किया। फिर और आपको दूसरी चीजें पूछे, इसके बारे में उस दिन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, ओके, लास्ट वीडियो के अंदर। जैसे कि यहाँ पे पहले पूछा हुआ है कि आप हैंडीकैप हो क्या, दिव्यांग हो क्या, या फिजिकली चैलेंज्ड हो क्या। अगर आप हो, आपके पास सर्टिफिकेट है तो यस कर दो, बिकॉज आगे जैसे मैंने आपको बोला आपको वो सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। नहीं हो तो नो कर दो,
फिर आप अर्थक्वेक और प्रोजेक्ट अफेक्टेड एरिया से बिलोंग करते हो, अगर करते हो तो उसका सर्टिफिकेट आपको जो भी अथॉरिटी है उनके पास से लेना पड़ेगा। यहाँ पे यस करोगे ना तो आपको पूछेगा वो कि मतलब किसके पास का सर्टिफिकेट आपको लगेगा वो। ओके, नो करोगे तो कुछ नहीं पूछेगा, बिकॉज आप वो एरिया से बिलोंग भी नहीं करते, आपको उसका बेनिफिट भी नहीं आप ले रहे हो, तो वो आपको फिर पूछेगा नहीं आगे कुछ। फिर बाद में हैज एप्लीकेंट पेरेंट्स बीन ट्रांसफर टू ऑनलाइन प्रोसेस एरिया, यस होगा तो यस, नो होगा तो नो। सब में यस करके देखो आप, यहाँ पे आपको मैसेज आएगा कि कौन सा सर्टिफिकेट आपको जरूरी है। अगर नहीं होगा तो फिर आप नो करो। ओके, बाद में भी अरेंज नहीं हो सकता है तो आप नो ही कर दो। अगर बाद में अरेंज हो सकता है 3 महीने के अंदर तो आप यस कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको वो बेनिफिट मिल सकता है थोड़ा सा। वेदर द एप्लीकेंट ग्रैंड पेरेंट्स आर फ्रीडम फाइटर्स, यस होगा तो यस, नो होगा तो नो। मैंने आपको बताया कि यस करते हो तो आपको वो मैसेज आ जाता है कि आपको कौन सा सर्टिफिकेट लगेगा, तो वो आप देख सकते हो। फिर बाद में डज द एप्लीकेंट पेरेंट बिलोंग टू द सर्विसमैन और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी, यस होगा तो यस, नो होगा तो नो। डज द एप्लीकेंट बिलोंग टू स्पोर्ट्स कैटेगरी, यस होगा तो यस, नो होगा तो नो। फिर बाद में कि आप ये ऑर्फन हो क्या, ऑर्फन का मतलब क्या, अनाथ। ओके, तो ऐसे भी कुछ बच्चे होते हैं, तो उसके लिए भी आपको अगर यस करोगे तो आपको उसका एक सर्टिफिकेट होता है वो देना पड़ता है, अथॉरिटी जो होती है उनके पास से। नो होगा तो नो आप सिलेक्ट करो। फिर यहाँ पे आपको पूछा है कि 10th स्टैंडर्ड में आपने कोई भी बाइफोकल ये कोर्स की प्री वोकेशनल कोर्सेज वगैरह या सब्जेक्ट वगैरह आपने लिए थे क्या, तो आपके मार्कशीट के ऊपर वो होगा 10th का। ओके, तो वो प्री वोकेशनल कोर्सेज अगर आपने 10th स्टैंडर्ड में लिए होंगे या सब्जेक्ट्स लिए होंगे तो उसके लिए आपको यस सिलेक्ट करना पड़ेगा, अगर नहीं होगा तो नो करना पड़ेगा। डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कैटेगरी? नाउ माइनॉरिटी कैटेगरी में क्या होता है कि अभी बहुत सारे लोगों को माइनॉरिटी कैटेगरी समझ में नहीं आता है, तो यहाँ पे माइनॉरिटी में यस में अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे 2 टाइप की माइनॉरिटीज आएगी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी और रिलीजियस माइनॉरिटी। लिंग्विस्टिक में देखो ये सारी लैंग्वेजेस जो है ये महाराष्ट्र में माइनॉरिटी में कंसिडर की जाती है, और आपकी एक संस्था होती है, आपके माइनॉरिटी की, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की एक संस्था होती है, उनके पास से आपको सर्टिफिकेट लाना पड़ता है कि आप सच्ची में इनके ये लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को बिलोंग करते हो करके। तो आपके खुद के नाम से, स्टूडेंट के खुद के नाम से वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो वो सर्टिफिकेट आपको फिर बाद में अरेंज करके सबमिट करना है, अभी नहीं होगा तो भी चलेगा। ओके, सो अगर आप आते हो इस किसी लैंग्वेज में और आप संस्था से अगर उसका ये सर्टिफिकेट वगैरह ला सकते हो तो आप उसके हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे फिलहाल तो नो कर रहा हूँ। रिलीजियस माइनॉरिटी, ये सारे रिलीजियस माइनॉरिटीज है महाराष्ट्र में, तो उसका भी आपको फिर सर्टिफिकेट जो होगा वो आपको देना पड़ेगा। तो फिलहाल तो मैं माइनॉरिटी के लिए नो कर रहा हूँ, बिकॉज जिसका फॉर्म भर रहा है वो एक्चुअली उस माइनॉरिटी में नहीं आते हैं। फिर डू यू वांट टू टेक एडमिशन थ्रू इन हाउस कोटा? अभी कुछ स्कूल होते हैं उनके कॉलेजेस भी होते हैं, तो वहां पे वो डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं इन हाउस कोटा के अंदर, मतलब उनको पहले प्रेफरेंस मिलता है वहां पे इन हाउस कोटा में। तो वो उसमें आप जाना चाहते हो क्या, या फिर आप दूसरे किसी कॉलेज में जाना चाहते हो? अभी कुछ ऐसे भी स्कूल होते हैं कि जहाँ पे उनके कॉलेजेस नहीं होते हैं, तो आपको फिर दूसरे कॉलेजेस में ही जाना पड़ता है। तो ये जिसका मैं फॉर्म भर रहा हूँ वो उनके स्कूल का कोई भी दूसरा ये मतलब कॉलेज नहीं है, तो उनको इन हाउस कोटा है ही नहीं एप्लीकेबल, तो नो मैंने कर दिया। ओके, अगर आपके स्कूल का कॉलेज है, जूनियर कॉलेज है, और उसके अंदर आपको एडमिशन लेना है तो आप येस कर सकते हो। तो देखो मैंने मोस्टली सारी डिटेल्स यहाँ पे भर दी है। Now I'll go ahead, save and next. फिर आ गया आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिटेल। नाउ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिटेल मतलब आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया आपका या दूसरे जो भी सर्टिफिकेट्स वगैरह है, तो वो वेरीफाई कहाँ से होंगे? तो मोस्टली आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपका ये जो गाइडेंस सेंटर होता है या आपका जो स्कूल होता है वही होता है, अगर आप सेम एरिया में बिलोंग करते हो। तो मैंने पहली बार आपको बताया था, अगर आप सपोज आउट ऑफ महाराष्ट्र से आए हो तो आपको वो सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपका गाइडेंस सेंटर कौन सा है करके। तो देखो यहाँ पे ये डिटेल्स में ये विद इन द एमएमआर एरिया था, इसके लिए ये डिटेल ऑलरेडी वैसा का वैसा आ गया कि आपका जो लास्ट स्कूल था वही क्या है, आपका गाइडेंस सेंटर है। तो वो लोग क्या करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेंगे और वो कंफर्म करेंगे, तो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, या आपका प्रोसीजर जो है वो आगे बढ़ जाएगा। इसके बारे में और थोड़ा सा बाद में मैं आप लोगों को बताऊंगा। ओके, सो ये ऑलरेडी आ जाएगा वैसे का वैसा। सेव कर दो, नेक्स्ट कर दो। फिर बाद में
यहाँ पे देखो, अच्छा यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल नहीं आया था। एक क्वालिफिकेशन डिटेल के बारे में बताता हूँ। अगर सपोज आप किसी दूसरे बोर्ड से अगर आते हो तो एक क्वालिफिकेशन डिटेल का एक आपको यहाँ पे स्क्रीन आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पहले। उसके अंदर आपको आपके सपोज सीबीएसई बोर्ड होता है तो उनके जो ग्रेडिंग सिस्टम होता है वो थोड़ा अलग होता है, तो कन्वर्जन का वगैरह सिस्टम वहाँ पे दिया रहेगा। तो आपका बोर्ड ये जो भी वहाँ पे डिटेल पूछे हुए वो आपको दिखने पड़ेंगे। अभी ये स्टेट बोर्ड का बच्चा है जो इसका फॉर्म भर रहा हूँ, तो उसको ये डिटेल नहीं दिखाई देंगे, वो ऑलरेडी फेच कर लेता है डिटेल्स। ओके, नाउ अपलोडिंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। अभी यहाँ पे मुझे क्या करना है, जो यहाँ पे मैंने सर्टिफिकेट्स आप लोगों को बोले थे, अगर आपने येस किया होगा तो वो यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। ओके, नाउ मैंने दो चीजें वहां पे, एक चीज मैंने सिलेक्ट किया थी कास्ट सर्टिफिकेट का, बाकी सब मैंने नो किया था, इसके लिए मेरे को कास्ट सर्टिफिकेट से पूछा। अगर सपोज मैं ऑर्फनेज का वगैरह सिलेक्ट करता या दूसरा कुछ भी सिलेक्ट करता तो उसका भी ऑप्शन मुझे यहाँ पे आता। और दूसरी चीज है आपको सेल्फ डिक्लेरेशन, जो अंडरटेकिंग ऑफ स्टूडेंट है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। ना ये अंडरटेकिंग कहाँ से मिलता है, तो पहले आपके पास ये नहीं रहेगा, बट अभी आप अगर देखोगे तो अपलोड एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में यहाँ पे ये क्लिक हियर करके करोगे तो आपको ऐसा अंडरटेकिंग आएगा, डाउनलोड कर देना उसको। अभी ये अंडरटेकिंग दो लैंग्वेजेस में है आपका, इंग्लिश में है और दूसरा है मराठी। तो आप इंग्लिश में अगर लिखना चाहते हो तो इंग्लिश वाला ले लो, आपको अगर मराठी वाला लेना है तो मराठी वाला ले लो, या प्रिंट आउट आप ले सकते हो डायरेक्टली, या हाथ से भी लिख सकते हो, अच्छे से एकदम हाथ से लिख के उसको फोटो निकालो और उसको अपलोड कर सकते हो आप। कहाँ से लिखना है, ये अंडरटेकिंग सेल्फ डिक्लेरेशन, यहाँ से आपको शुरू करना है, नीचे लिखते जाना है क्या क्या लिखना है। देखो स्टूडेंट का नाम लिखना है, जो भी आपका नाम होगा मार्कशीट के ऊपर के वैसे। एप्लीकेशन फॉर्म नंबर जो आपका वो लॉगिन आईडी था वो। ओके, कैटेगरी मतलब जनरल कैटेगरी हो, SC ST हो तो वो सब आप। I undersign being an applicant student have submitted an application form from the region of, अब जो भी region होगा वो। Okay, to avail the benefit under the reservation I have uploaded all the documents which are available with me but I do not have following document uploading right now। मतलब क्या, जो डॉक्यूमेंट है वो मैंने अपलोड किए हुए हैं रिजर्वेशन के बेनिफिट के लिए, पर कुछ डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं है, तो उसका लिस्ट आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो ये टेबल आप बनाओगे। तो कास्ट सर्टिफिकेट अगर सब कुछ आप ओपन कैटेगरी में है तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको एप्लीकेबल नहीं है तो डैश कर दो, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल या NA लिख दो। अगर कास्ट सर्टिफिकेट है आपका, एप्लीकेबल है, आप बाद में अगर उसको देने वाले हो तो यहाँ पे टिक करो। ऐसा देखो ये हम लोग राइट टिक करते हैं, वैसा आपको टिक करना है। ओके, फिर कि आप बाद में सबमिट करने वाले हो। सपोज कास्ट सर्टिफिकेट है, आपने अपलोड भी करने वाले हो, तो आप लोग फिर क्या करोगे, यहाँ पे डैश कर दोगे और यहाँ पे लिख दोगे अपलोडेड करके। सी आई रिपीट अगेन, आपके पास आप कास्ट में आते हो, कास्ट सर्टिफिकेट आप बाद में निकालने वाले हो 3 महीने के अंदर और वो सबमिट करने वाले हो, तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे टिक करोगे तो उससे पता चलेगा कि आप बाद में कास्ट सर्टिफिकेट देने वाले हो। ओके, और अगर सपोज आपने ऑलरेडी कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया, आपके पास था तो आपने अपलोड कर दिया, तो यहाँ पे डैश कर दो, यहाँ पे आप क्या करोगे, अपलोडेड करके लिखोगे कि मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है। नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, अगर सपोज आप SC ST से बिलोंग करते हो तो आपको नॉन क्रीमी लेयर की जरूरत पड़ती नहीं है। तो SC ST अगर कास्ट के लोग रहेंगे तो वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डैश करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे नॉट एप्लीकेबल NA। ओके, वो आप लिख सकते हो। फिर बाद में 10th का लिविंग सर्टिफिकेट, ये भी आपको नहीं मिला होगा। ओके, तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे टिक करोगे और ये फिर आप ब्लैंक छोड़ दोगे, बिकॉज ये बाद में आप सबमिट करने वाले हो। आपको अगर लिविंग सर्टिफिकेट मिला हुआ है, आपने अपलोड किया हुआ है, तो यहाँ पे डैश और यहाँ पे लिखो अपलोडेड करके। फिर क्या लिखा हुआ है, ये सब आपने यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैंने जो भी डॉक्यूमेंट है वो मैं 3 महीने के अंदर सबमिट करूंगा करके, जब मेरा जूनियर कॉलेज शुरू होगा, तो वो सब चीजें यहाँ पे लिखिए। फिर आपको यहाँ पे डेट लिखना है जिस दिन का है वो, और फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, आपका सिग्नेचर और नीचे नाम लिखना है, फिर आपके पेरेंट्स का सिग्नेचर और नाम, और इसका फिर अच्छे से आप फोटो निकाल के क्या करोगे, उसको फिर PDF में कन्वर्ट करके यहाँ पे आपको वो अपलोड करना है। तो मैं देखो यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट अपलोड करता हूँ। कास्ट सर्टिफिकेट मेरे लिए एप्लीकेबल था तो मैं कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर रहा हूँ। ओके, यहाँ से जाके आपको ये करना है और अपलोड कर देना। ये आ गया। आपको अगर देखना है वापस से एक बार तो आप देख भी सकते हो कि बराबर डॉक्यूमेंट आपका गया है ना, एक बार कंफर्म करने का कभी भी। सेल्फ डिक्लेरेशन वो भी अपलोड कर देता हूँ। सब चीजें आप रेडी करके रखो तो फटाफट अपलोड हो जाएगा आपका। आप अगर लास्ट मोमेंट पे ये सब चीजें करने के लिए जाओगे तो वेबसाइट आपके लिए वेट करेगा नहीं। ओके, अपलोड कर दिया मैंने सेल्फ डिक्लेरेशन। देखना है तो एक बार देख सकते हो। तो देखो ये मेरे हाथ से लिखा हुआ था, ये सब है प्रॉपरली एकदम।
दोनों भी डॉक्यूमेंट आ गए। अभी देखो ये ऑप्शन आ गया सेव एंड नेक्स्ट। सारे डॉक्यूमेंट आपके अपलोड करने के बाद में आपको आएगा पेमेंट ऑफ फीस करने के लिए आएगा। सो आपका जो पेमेंट है वो मुंबई के लिए 225 है, मुंबई के बाहर 125 है। सो वो आपको फीस का डिफरेंस दिखाई देगा। आपको पेमेंट आप फीस पे कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट, यूपीआई वगैरह से आप पे कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और पे टू प्रोसीड टू पे एडमिशन प्रोसेसिंग फीस के ऊपर क्लिक करना है, फिर प्रोसीड। थोड़ा यहाँ पे वेट करना है, प्रॉपरली वो सब हो जाने दो। कुछ भी यहाँ पे आपको बीच बीच में क्लिक नहीं करते रहना है, अदरवाइज वो प्रॉब्लम है। सो आपके पास यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है। देखो नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, वॉलेट, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, ये सब डिटेल्स आपके पास है। तो जो भी ऑप्शन से आप पेमेंट करना चाहते हो कर सकते हो। आपके लिए सारी सुविधाएं यहाँ पे अवेलेबल करके दी है। तो सपोज मुझे डेबिट कार्ड से पेमेंट करना है तो मैं डेबिट कार्ड से लिख दिया। तो यहाँ पे आपको डेबिट कार्ड के डिटेल पूछेगा, तो वो आपको वहाँ पे सही तरीके से लिखने हैं। फिर बाद में नीचे देखो पे का ऑप्शन आ जाएगा, कंटिन्यू। फिर आपको एक ओटीपी आता है, वन टाइम पासवर्ड, पेमेंट करने से पहले कभी भी, वो आपको एंटर करना है। आपको यहाँ पे अमाउंट भी दिखाएगा कितना अमाउंट है। मैंने ओटीपी डाल दिया, सबमिट कर दिया। आपको ये स्क्रीन पे थोड़ा वेट करना है, वो पेमेंट पूरा प्रोसेस होने दो। पेमेंट प्रोसेस होने के बाद में देखो आपका ये फॉर्म आ गया। अभी फॉर्म के ऊपर आप सारे डिटेल आपके प्रॉपरली चेक कर लो एक बार कि बराबर है कि नहीं। नाम में देखो मम्मी का नाम, बोर्ड कौन सा है, डेट ऑफ बर्थ कौन सा है, सीट नंबर वगैरह प्रॉपर है कि नहीं आपका। ओके, सब चीजें आप प्रॉपरली एक बार चेक कर लो। चेक करने के बाद में आपको फिर अगर आपको लगता है कि सब कुछ, देखो यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग दिख रहा है, या आपका जो भी गाइडेंस सेंटर रहेगा, आपका स्कूल वगैरह रहेगा, वो क्या करेंगे बाद में वहां से वेरीफाई करेंगे। तो ये वापस से आपका वेरीफाइड करके वो स्टेटस आपका क्लियर हो जाएगा। फिलहाल तो पेंडिंग में दिखाई देगा आपका। फिर आपको यहाँ पे टिक करना है, आई हरबाय डिक्लेयर एंड अंडरस्टैंड दैट। फिर आपको यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि ऑल द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय मी इन दिस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज ट्रू, कंप्लीट एंड करेक्ट to the best of my knowledge and belief. Entire information furnished by me in the application is final and binding to me. मतलब क्या सब कुछ मैंने बराबर भरा हुआ है और ये सब चीजें मेरे ऊपर बाइंडिंग है, मैं कुछ भी गलत डेटा नहीं दे रहा हूँ करके। If any information furnished by me here is found to be false or incorrect, I shall be liable for the appropriate legal action. अगर कोई भी wrong information अगर आपको लगता है तो आप मेरे अगेंस्ट एक्शन ले सकते हो। यहाँ पे क्लिक करना है आपको और लॉक एप्लीकेशन फॉर्म करना है ना। लॉक एप्लीकेशन फॉर्म करने के बाद में आप एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट नहीं कर सकते हो। तो आप प्रॉपरली क्या करो, सारे डिटेल एक बार वापस से देख लो कि बराबर भरा हुआ है कि नहीं। वंस यू लॉक द फॉर्म इट विल नॉट बी एडिटेड अगेन। तो एक बार चाहिए तो आप लोग वापस से ग्लांस कर लो पूरे फॉर्म को, कंफर्म करो अच्छे से, और फिर अगर आपको लगता है सही है तो लॉक एप्लीकेशन फॉर्म क्लिक करो। फिर यहाँ पे आपको वार्निंग आएगा कि लॉक करने के बाद में आप कोई भी चेंजेस, कोई भी ऑल्टरेशन, मॉडिफिकेशन वगैरह नहीं कर सकते हो। क्या आपको लॉक करना है इसके बावजूद? तो अगर आपको पता है कि सही है करके तो आप कंफर्म कर दो। ये आपका फॉर्म रेडी हो गया। अभी यहाँ पे स्टेटस देखो क्या लिख रहा है, लॉक्ड नॉट वेरीफाइड। अभी ये नॉट वेरीफाइड क्यों दिख रहा है? बिकॉज आपका स्कूल जो है उन्होंने अभी तक वो वेरीफाई नहीं किया। वो 1-2 दिन के बाद में वेरीफाई करेंगे और फिर बाद में वो आपको स्टेटस वेरीफाइड करके आएगा। तो फिलहाल तो आप क्या करो, इसको सेव करके रख देना आपके यहाँ पे। फॉर्म मैंने सेव कर दिया। ओके, और सारे मेरे ये देखो यहाँ से वो जो सारे कॉलम्स थे वो सब चले गए बिकॉज आपने वो सारे स्टेप्स किए हुए करके। ओके, फिर यहाँ पे ये दूसरे सारी चीजें हैं जिसकी आपको इतना भी जरूरत नहीं है। ओके, तो आपका ये जो सेकेंड स्टेप था वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। फिर बाद में थर्ड स्टेप जो आपका है ऑप्शन फॉर्म पार्ट 2, उसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ओके, अगर आपको कुछ भी क्वेरी होगा तो आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको कैसे पीडीएफ फॉर्म बनाना है, कहाँ पे जाके क्या करना है वगैरह, तो उसके लिए भी मैं सेशन वगैरह तुम लोग का ऑनलाइन चाहिए तो मैं लाइव आके आप लोगों को वो सब चीजें, आपकी क्वेरीज वगैरह सॉल्व कराऊंगा। पर आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखो कि आपको क्या चीजों में दिक्कत आ रही है, क्या प्रॉब्लम वगैरह आपको आ रही है, तो उस हिसाब से मैं आप लोगों को फर्दर गाइडेंस करूंगा। इतना सब कुछ होने के बाद में आप लॉग आउट करो
and your process is done. Okay, so students, please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, and also recommend my channel to your friends. We'll meet in the next video. Bye bye.